Our next speaker, Aarti Verma ma'am, is a sub-inspector at Cyber Cell, Lucknow. She has been actively involved in cybercrime investigation and digital forensic, ensuring safety in the online world. Let's give a warm welcome to Aarti Verma ma'am as she shares insights on how women are making strides in the field of cybersecurity. Ma'am, please. इजी रहेगा। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सबसे पहले इस सम्माननीय मंच को नमन करती हूँ और यहाँ पे आए हुए जितने भी आदरणीय और सम्माननीय लोग हैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आज के डिजिटल एरा में जिस तरीके से साइबर क्राइम और साइबर थ्रेट बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हम लोग को सबसे जो पहला प्रायोरिटी बेस पे तरीका अपनाना होता है वो होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या चीज़ है? जैसे कि आप लोग जितना आप लोग अवेयर होंगे ना उतनी ही चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं अपने लिए और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अब मैं देखती हूँ कि जितने भी केसेस मैं ज़्यादातर आज कवर करूँगी, हमारी टीम आई हुई है, राकेश सर हैं और सीसीओ सुनील हैं। हम लोग 10-10 मिनट का टाइम लेके सोचे हैं कि आपके सामने 10-10 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल सब लोग परेशान हैं, जिससे पब्लिक भी बहुत परेशान हो रही है और ख़ासकर लेडीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो टॉपिक मैं कवर करूँगी और कुछ टॉपिक हमारे टीम कवर करेगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि जो जैसे यहाँ पे लेडीज़ हैं और लड़कियाँ हैं, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या सीन है कि जिस तरीके से डिजिटल एरा बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है। हम लोग टेक्नोलॉजी को साथ में अडॉप्ट भी कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने के कारण लोग उसका जो फ्रॉडस्टर हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और जितनी भी वुमेन्स हैं, खासकर मैं जो केसेस देखती हूँ हमारे ऑफिस में और जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो लड़कियों के लिए स्पेशली ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें देखिए मैं 2-3 टॉपिक सोशल मीडिया से रिलेटेड कवर कर रही हूँ, जिसमें एक आप लोग सुने होंगे डेटिंग ऐप स्कैम। काफ़ी लोग सुन रहे होंगे डेटिंग ऐप स्कैम। इसका मैं आप लोग को बता देती हूँ कि डेटिंग ऐप स्कैम क्या चीज़ है कि एक जैसे डेटिंग आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर से और उसको आपने इंस्टॉल कर लिया, उसमें आपने अपनी आईडी बना ली, लॉगिन पासवर्ड बना लिया। उसके बाद आपने जैसे-जैसे आपने पासवर्ड बनाया, आपकी प्रोफाइल मैच हो जाती है और मैचिंग के बाद आप बातचीत शुरू कर देते हैं। जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो वर्चुअल वे में है और उसके बाद आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप बिना जाने-पहचाने आप कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका क्या लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आता है मैं आपको बताती हूँ। प्रोफाइल मैच होती है, आपस में बातचीत शुरू होती है, आप आराम से एक-दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं अपनी पब्लिक लाइफ़, प्राइवेट लाइफ़ सब शेयर कर देते हैं। स्पेशली मैं लड़कियों को ये कहूँगी कि जो ये लोग अपने इमोशंस में आ करके अपनी फ़ोटोज़, अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ ये सब शेयर कर देती हैं, तो जिसकी वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर हो जाती है इनके लिए कि आप लोग इनके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो जब हमारे पास आती हैं तो ये लोग इतना पैनिक होती हैं और स्पेशली इनके लिए ये भी होता है कि फैमिली प्रेशर होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग आपस में बातचीत के दौरान आपसे फेक आईडी बना करके बात करते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट में आए, आप लोग लंबे समय तक चलता है, 2-3 महीने आप लोग आराम से बात कर रहे हैं। फिर आप लोग मिलने जाते हो कि चलिए ठीक है, ये लॉज है और यहाँ मिलते हैं और खाते-पीते हैं, एन्जॉय करते हैं। खाना-पीना शुरू होता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो लड़की होती है, वो या तो ये कह देगी कि मैं आपको एक केस बता देती हूँ, एक केस से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक दिल्ली का केस था, उसमें यूपीएससी का तैयारी कर रहा था लड़का और वो जाता है और वहाँ पे लॉज में उस लड़की से मिलने आता है। मिलने के लिए जाता है, खाता-पीता है। लड़की वहाँ पे खूब सारा फूड आइटम ऑर्डर कर देती है, महँगे-महँगे वाइन और सब ऑर्डर करती है। थोड़ी देर बाद लड़की अपना प्रॉब्लम बताती है कि यार मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गई, मैं अभी आती हूँ। और वो 10 मिनट के लिए चली जाती है, 10 मिनट क्या फिर वो निकल ही जाती है। थोड़ी देर बाद लड़के के पास लॉज वाले आते हैं और बोलते हैं कि आपका जो बिल है, वो 1,20,000 का बिल है। अब वो लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसके पास कहाँ से पैसे होंगे, वो शॉक हो जाता है। फिर थोड़ी देर में उसको
वही होटल वाले और वहाँ के लॉज वाले इसको परेशान करना शुरू करते हैं कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो मैं ये हो जाएगा, आपकी फ़ोटो वायरल कर देंगे, आपके घर में बता देंगे। अब वो पैनिक होकर के उनके कस्टडी में आ जाता है और इस तरीके से करते-करते केस इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाता है कि जब वो पुलिस के पास जाता है, हालाँकि इसमें अरेस्टिंग होती है, लड़कियां भी कम नहीं हैं, वो भी इस तरीके के केसेस में आगे बढ़ रही हैं। तो इसमें क्या है ना कि अब लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम है? लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ और पर्सनल चीज़ें बना कर के खुद बेचती हैं और उसके केसेस में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप समझ नहीं पाते हो कि सामने वाला क्या कर सकता है, उस चीज़ का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और इस तरीके के एरा में आप लोग जब सोशल मीडिया में हैं, हर जगह अपनी हर चीज़ को पोस्ट कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट है आपका डेटा कहीं भी सिक्योर नहीं है। आप लोग अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ हम लोग इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर सब पे अपनी फ़ोटो डालते रहते हैं। तो ये एक डेटिंग ऐप स्कैम है जिसमें फ़ेक गिफ्ट्स के नाम पे भी होता है। फ़ेक गिफ्ट्स मैं बता दूँ जैसे कि आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के दौरान आपसे लंबी समय से बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने फ़ेक गिफ्ट्स वहाँ से कहा कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। आप प्लीज़ उसको रिसीव कर लीजिएगा, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ज्वेलरीज़ हैं और आपके लिए कुछ पैसे हैं। अब यहाँ से बढ़िया खुश हो जाते हैं कि भाई ठीक है गिफ्ट आ रहा है, अब तो मेरे लिए आइटम मिल रहा है, वहाँ से अच्छी चीज़ आ रही है। धीरे-धीरे क्या होता है कि गिफ्ट के नाम पे आपके पास से इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट होता है, वो बताएँगे कि बाहर से गिफ्ट आ रहा है, आपका यूएसए से भेजा है, कनाडा से भेजा है, कहीं से भी भेजा हो। तो वो बताएँगे कि मैं बाहर से भेजा हूँ, लेकिन वो होता क्या है, वो इंडिया के ही लोग होते हैं और वो वीओआईपी के थ्रू, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू आपसे बात करते हैं। जिसमें क्या होता है कि आपको नंबर जनरेटेड कॉल आती हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे बाहर जो बंदा बैठा है, वो बाहर का ही है, वो इंडिया का नहीं है। आपको ये फ़ील आएगा और आपसे वो जो फेस टू फेस उस पे चैट करने से थोड़ा-सा बचेंगे कि हम इनसे मतलब वॉइस कॉल पे ही बात करें ज़्यादातर, वो भी वीओआईपी के थ्रू। तो वो आपको गिफ्ट भेजने के नाम पे बात करेंगे। आपके पास थोड़ी देर बाद आपको पता है कि आपका गिफ्ट आने वाला है, थोड़ी देर बाद आपके पास इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से फ़ोन आएगा कि आपने इतने-इतने गिफ्ट्स भेजे हैं और आपका इसमें चार्जेज़ लगेंगे। इमिग्रेशन चार्जेस आप भर दीजिए और आप उसके गिफ्ट ले लीजिए। तो वो सोचते हैं अच्छा ठीक है, कितना चार्ज है भाई? किसी ने बताया 50,000 रुपए लगेगा। तो ठीक है, 4-5 लाख का आइटम उसमें है तो 50,000 हम ठीक है पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो पे कर देते हैं। थोड़ी देर बाद इमिग्रेशन के बाद से फिर आता है कस्टम ड्यूटी वालों का फ़ोन। कस्टम ड्यूटी ये एक लूप चलना शुरू हो गया है जिसमें आप स्कैम में फँसना शुरू हो चुके हो। इमिग्रेशन के बाद कस्टम ड्यूटी का फ़ोन आया, कस्टम्स के बाद लोकल पुलिस का फ़ोन आएगा, लोकल पुलिस के बाद आपकी अदर किसी साइबर क्राइम का फ़ोन आएगा। इस तरीके से करके आप एक जो लूप में फँस गए ना, तो फिर वो निकल पाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास कई ऐसे केसेज़ आते हैं जिसमें फेक गिफ्ट से पार्सल के नाम पे लोग पैसे दे देते हैं और उनको होता क्या है, ये चीज़ एक लालच होती है, हम बता देते हैं। सिंपल सी बात है, जब आदमी के अंदर लालच होता है ना, तो वो इस तरह के स्कैम में फँस जाएगा। ये बहुत बड़ा स्कैम चला था अभी बीच में और अभी भी चल रहा है, तो थोड़ा-सा आप लोग इसमें अवेयर रहिएगा। कोई भी आपके पास फ़ोन आता है और स्पेशली डेटिंग ऐप और इन सब पे बम्बल, टिंडर पे कई लोग जॉइन कर लेते हैं कि भाई ठीक है, हम थोड़ा-सा बातचीत करते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में किसी को दोस्त बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से। और आपको अगर बनाना है तो आप रियल फ्रेंड बनाइए, आप सामने बात करिए। देखिए, अवेयरनेस मैं इसलिए बताती हूँ कि सबसे बड़ी की है आपकी साइबर से बचने के लिए। अगर आपके सामने मैं अभी खड़ी हूँ और सामने आपके कोई बंदा खड़ा है और वो चाकू लेके खड़ा है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको देख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि वो चाकू लेके खड़ा है, अभी मुझे मार सकता है। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में वो चाकू लेके खड़ा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्या कर सकता है, आपकी चीज़ों का कितना दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है? तो ये एक डेटिंग ऐप स्कैम है। मैं अभी यहाँ पे एक टॉपिक और कवर करूँगी। मैट्रिमोनियल साइट है, मैट्रिमोनियल स्कैम बहुत आया। इसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर से लेके बड़े-बड़े डॉक्टर तक फँसे हैं और जब वो लोग आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि देखिए, साइबर क्राइम में एक ऐसा है ना कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पहले कहते थे कि पढ़ा-लिखा नहीं है आदमी, फँस गया। लेकिन अब तो जो टेक्नोक्रेट हैं और अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे आईटी डेवलपर टाइप हैं, वो भी तक इसमें फँस जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि वो लोग कितनी आपकी मनोदशा से खेलते हैं, आपके किस तरीके से वो काम करते हैं। तो मैं मैट्रिमोनियल साइट का एक टॉपिक कवर करती हूँ। मैट्रिमोनियल साइट में क्या होता है कि आप जैसे जीवनसाथी.com है, शादी.com है,
वो लोग लड़कियां अपना प्रोफाइल बनाते हैं, लड़के लड़कियां दोनों प्रोफाइल बनाते हैं और अपना उसमें रजिस्टर्ड करते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर डाल देते हैं। प्रोफाइल मैच होती है, आपस में बातचीत शुरू होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो फ्रॉडस्टर होता है ना, वो टारगेट किसको करता है, वो 30+ वाली लड़कियों को टारगेट करता है। हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि 30+ लड़कियां हैं तो उनके लिए यार जल्दी शादी हो जानी चाहिए, लेट हो रहा है, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो वो लोग 30+ को टारगेट करते हैं और 30+ में क्या होता है कि वो लोग जल्दी जल्दी में प्रोफाइल देखते हैं। अच्छा ठीक है, लड़का एनआरआई, सबसे पहली चीज वो एनआरआई बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और बड़े बड़े बिजनेसमैन बन के आपसे बात करेंगे। तो वो आपसे कांटेक्ट में आ गए और आप उनसे आपके फैमिली प्लानिंग और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जानेंगे कि आपके पैसे कितने हैं, आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से है, आपके फादर की अर्निंग कितनी है, आप खुद क्या कर रहे हो, ये सब उनका पूरा। और वो टाइम लेते हैं, 1-2 महीना आपको पूरा जज करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ आना जाना हो रहा है, आपका कितना बैकग्राउंड कैसे क्या है, सब पूरा उनको पता चल गया है। अब वो आपसे लाइफ को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। एक मैं केस बताती हूँ, एक लेडी रहती है नंदा नाम की, और उसके साथ क्या होता है कि वो ऐसे ही शादी.com से मैचिंग पे आती है और एक फ्रॉडस्टर के कब्जे में आ जाती है। अब उसको पता नहीं होता है ये फ्रॉडस्टर होता है, वो उससे हमेशा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू और नंबर जनरेटेड कॉल ही करता था। तो उसको उसने बताया था कि मैं दुबई में रहता हूँ। उसने कहा ठीक है भाई, बिजनेसमैन है, अच्छा दुबई में वर्क है इसका, प्रोफाइल अपना बिजनेस अपना चल रहा है। वो उनसे बातचीत शुरू करती, 2-3 महीने बीतने के बाद वो कहती है कि मुझे आपसे अब शादी के लिए प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कहता अरे यार, मैं तुम्हें सरप्राइज ही देने वाला था, मैं कल इंडिया आ रहा हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ। अब वो सोचती है अरे वाह बहुत बढ़िया है, ये तो इंडिया आ रहे हैं, अब मुलाकात हो जाएगी, अच्छे से हम लोग बातचीत कर लेंगे। अब वो कहता है कि मैं आपके फैमिली में ज़्यादा लोगों को वो नहीं करूंगा, आप प्लीज ज़्यादा खर्चे मत करिएगा, केवल आप लोग ही रहिए, आप लोग रहेंगे, आपकी फैमिली और मैं रहूंगा। हम लोग केवल एक एंगेजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शादी प्लान कर लेते हैं, वहीं बैठ करके एंगेजमेंट हो जाएगी। अब लड़की के दिमाग में क्या आता है कि भाई इतना केयर कंसर्न कर रहा है वो लड़का मेरे लिए, तो मेरी फैमिली के लिए सोच रहा है, मेरा खर्चा नहीं बढ़ाने की बात कर रहा है, तो भाई तो बहुत बढ़िया इंसान हुआ। तो ठीक है, उसने बुला लिया, वो आता है वहाँ बैठता है, उनके घर में बातचीत होती है और उससे बातचीत करने के बाद वो लोग एंगेजमेंट फाइनल कर लेते हैं, एंगेजमेंट हो जाती है, रिंग एक्सचेंज हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजता है और बात आती है कि यार वो बिज़नेस अभी मैं वो प्रोजेक्ट नहीं उठा सकता, अभी मैं जस्ट इंडिया आया हूँ, मैंने इतना इतना खर्चा कर दिया है, मेरा काफ़ी खर्चा हो चुका है, ऐसा वैसा उसने काफ़ी लंबी बातें करी। अब फैमिली वहाँ सुन रही थी, लड़की भी सुन रही थी। उसने सोचा कि यार बताओ, मेरी तो इनसे शादी तय होने वाली है, अब तो ये मेरे फैमिली के ही हो गए, तो इनकी जो प्रॉब्लम होगी वो मेरी प्रॉब्लम है। ठीक, यहाँ हो गया इमोशनली अटैचमेंट। और उसने क्या किया, गेम खेला और उसने कहा कि ठीक है, अब यार मुझे बिजनेस में इतना इतना फिर लगना है, पैसा लगना है, मैं कैसे क्या करूँ। उसने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, कितना लगेगा। उसने कहा कि मुझे कम से कम 4-5 लाख रुपए कैश, 7-8 लाख कैश चाहिए मुझे। उसने कहा ठीक है, आप कैश ले जाइए, मेरे पास इतना कैश तो नहीं है, 4-5 लाख रुपए हैं, और प्लस मैं आपको थोड़े से जेवर दे देती हूँ, मेरे पास जो ज्वेलरी है, आप प्लीज इसको ले जाइए और अपना बिजनेस प्रोजेक्ट उठा लीजिए, और उसके बाद आप, हम लोग तो वैसे भी शादी कर रहे हैं तो सब सेटल हो ही जाएगा। वो उठाता है वहां से पूरा सामान और निकल लेता है। उसके बाद से उसकी आईडी प्रोफाइल सब डिलीट हो जाती है, उसको कोई नहीं मिलता है, कहीं से कुछ नहीं पता चलता है कि वो कहाँ गया। और ये सब चीजें, हालांकि ये सब ट्रेस आउट होता है ये, लेकिन इतना आप अब सोचिए कि जिस लड़की के साथ इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से लॉस में हो जाती है। वो दोबारा किसी पर ट्रस्ट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो ये सब चीजें जो है ना, मैं इसी में वही मैं बताऊंगी कि वहां से कई लोग होते हैं जो दुबई उबई से आपको गिफ्ट भेजते हैं, कई लोग इस तरीके के पार्सल के नाम पे ठगी करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, आप लोग छोटा छोटा चीजों को ध्यान दीजिए। इसमें क्या ध्यान देने की बातें हैं, जो आप लोग जैसे किसी प्रोफाइल को आप बना रहे हो, साइट की ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक करिएगा, साइट आपकी सही है कि नहीं है। प्लस उसमें जो मैचिंग पहले से हो गई, मैं नहीं कहती कि ये सब गलत है, ये सब सही है, लेकिन उसको करने का तरीका होता है। आप लोग यही अवेयरनेस आती है कि आप जब किसी से मैचिंग पे जा रहे हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड पूरा जानिए, उनसे मिलिए, एक मीटिंग नहीं कई मीटिंग करिए, उनके बैकग्राउंड तक जानिए, उनके जो होम टाउन है जहाँ वो रहते हैं सब कुछ पहचानिए, तब जाकर के आगे की बातें शेयर करिए। और अपने घर की बात, और सबसे बड़ी चीज है, कभी भी इस जगह पे पर्सनल प्राइवेट जगह पे नहीं मिलना है।
अपनी फोटोज तो बिल्कुल गलती से भी शेयर नहीं कर देना है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है, ये लड़कों के साथ भी हो रहा है। लड़के भी थ्रेट का शिकार हो रहे हैं, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। अभी मैं एक केस बताती हूँ। एक हैदराबाद का एक लड़का रहता है, और उसका डिवोर्स हो जाता है अपना पहली वाइफ से। तो उसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना बनाया था, अपना आईडी बना लिया था, और उसने सोचा कोई लड़की ठीक ठाक मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूंगा। अब जब वो शादी करने के लिए जाता है तो उसके कांटेक्ट में एक लेडी आ जाती है, और वो भी रहती है फ्रॉडेस्टर, ठीक। और वो लड़की रहती है, और उसने क्या किया, उससे बातचीत की, सब कुछ करना। 2-3 महीने बीतने के बाद उस लड़की ने उसके सामने अपने एक क्लॉज रख दिया कि यार मेरी मदर जो है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, और प्लीज आप मेरे काफी हार्ट सर्जरी होनी है, तो उसमें 12-13 लाख रुपए लगने हैं। लड़के ने कहा अरे यार हम परेशान हो तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसने तुरंत पैसा दे दिया। इस तरीके से कर करके उसने 12-13 लाख रुपए पहले लिए, 2-4 लाख धीरे धीरे कर करके उसने 17 लाख रुपए उसके ठगी कर लिए। बाद में वो सब ट्रेस आउट हुआ, पकड़े गए। इसी तरीके से एक छत्तीसगढ़ का एक 12th पास आदमी, 12th पास लड़का, उसने 7-8 फेक आईडी बनाई थी सारी.com पे, और उसने 500 लोगों के साथ ठगी की थी। जब वो पकड़ा गया था तो उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि हाँ कम से कम मैंने 500 लोगों को तो इस मामले में ठगा है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें ध्यान देंगे ना, कि कोई आपको ना बातों से ही समझ में आ जाएगा कि ये आदमी सही है कि नहीं। अगर थोड़ा सा आप अपनी चीजों को ध्यान देंगे तो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक बात करती हूँ, जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे डीप फेक, बहुत सुन रहे होंगे डीप फेक वीडियोस एडिटिंग और ये सब चल रहा है। डीप फेक क्या है, किसी को पता है? एआई जनरेटेड वीडियो और इस तरीके की चीजें बनाते हैं ना। अच्छा ये काम कैसे करता है? डीप फेक में होता क्या है कि एआई जनरेटेड होती है, और इसमें दो एल्गोरिथम के बेसिस पे काम करता है। एक होता है डीप लर्निंग, और एक होता है आपका फेक। फेक से आप लोग समझ ही रहे होंगे, फेक फोटो वीडियो एडिटिंग और कॉपी करके क्लोनिंग करके आपका बना दिया जाता है। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग में क्या है कि आपके दो एल्गोरिथम काम करते हैं। एक होता है डिस्क्रिमिनेटर, और दूसरा होता है आपका जनरेटर। आप डिस्क्रिमिनेटर को जज समझ लीजिए, और जनरेटर को आप समझ लीजिए कि उसका कोई अधीनस्थ कर्मचारी होगा, वो उससे काम करवा रहा है। जनरेटर क्या करता है, आपकी फोटो, जैसे किसी की भी फोटो मुझे एडिट करनी है, जनरेटर उस फोटो को उठा करके जनरेट करता है, और डिस्क्रिमिनेटर को वो पास करता है। जब डिस्क्रिमिनेटर देखता है कि ये फोटो सही है कि नहीं सही है, वो हाँ करेगा तो ही आगे बढ़ेगी, वो ना करता रहेगा तब तक वो लूप चलता रहेगा, और वो जनरेटर बनाएगा, डिस्क्रिमिनेटर को देगा, इस तरीके से लूप चलता रहेगा जब तक फोटो पूरी तरीके से रियल नहीं बन जाती है। अब इस तरीके का होता क्या है कि 2012 से ये सब चल रहा था, तो इसका डीप फेक को लोग फन वे में इस्तेमाल कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, मतलब किसी का फनी मीम्स बना दिया या कुछ बना दिया, इस तरीके से चल रहा था। लेकिन 2017 के बाद से इसकी जो सीवियरिटी शुरू हुई, उसमें क्या हुआ है कि 2017 में सबसे एक फ्रॉडस्टर द्वारा डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल करके एआई जनरेट करके उसने सेलिब्रिटीज की फोटो पोर्नोग्राफी साइट पे डाल दी, जिसके बाद से उसमें जो 96% की पोर्नोग्राफी में बढ़ोतरी हो गई। अब आप समझ लीजिए कितना ज्यादा तेज हाइक किया। और जितने भी डीप फेक वीडियो बन रहे हैं उसमें 99% लेडीज के हैं, महिलाओं के हैं। तो इसका कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें होता क्या है कि सेक्सटॉर्शन के केस बढ़ रहे हैं, कि आप लोग देखे होंगे कि वीडियो कॉल आता है, कई हमारे पास बुजुर्ग लोग आए, एजेड और रिटायर्ड एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और प्रोफेसर तक आए। उन्होंने हम लोग को ये बताया कि उनके पास एक वीडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल वो स्वाइप करके उठा लेते हैं, वहां से न्यूड वीडियो चलनी शुरू हो जाती किसी लेडी की, और वो जितनी देर में समझ पाते हैं, घबरा के वो फोन कट करते हैं, उतनी देर में उनके पास फिर एक कॉल आता है उसी व्हाट्सएप पे, और वो फोन करते हैं, और वो वहां से फोन पे एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे एक एआई जनरेटेड वही डीप फेक वीडियो चलता है, प्रेम प्रकाश जी जो एडीजी साहब हैं उनका, और उनकी वॉइस में ही क्लोनिंग करके उनसे बात, उनकी आवाज में बोलते हैं कि आपने ये वीडियो देखा है, और आपने उस लड़की का प्राइवेट पर्सनल वीडियो देखा है, आप इस केस में दोषी हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपको अभी हमारी टीम आ रही है अरेस्ट करने। इस केस में ना जाने कितने लोग परेशान हुए हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो सुसाइड तक अटेम्प्ट करने शुरू कर देते हैं कि भाई इतना ज्यादा हम
झेल नहीं पाते हैं वो लोग, इतना पैनिक कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इसमें अभी मैं बताऊंगी कि डीप फेक वीडियो को आप पहचानेंगे कैसे। देखिए, जब भी आप डीप फेक वीडियो का देखेंगे ना, तो उसमें आपके पास कभी भी कोई कॉल आए, पहली बात तो व्हाट्सअप कॉल कभी भी किसी भी अननोन कॉल को उठाना नहीं है, पहली चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, कभी मत उठाइए। दूसरी चीज़, आप जब भी कोई व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल आ रही है, बाई चांस आपसे उठ भी जाती है गलती से, तो अगर कोई इस तरीके की बात करता है तो उसको पहचानेंगे कैसे? जो सबसे पहले उसकी लाइटिंग देखेंगे। जो डीप फेक की लाइटिंग होती है, वीडियो की लाइटिंग होती है ना, वो थोड़ी डिम होती है। एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं ना, उसकी डिटेलिंग को छुपाने का काम करते हैं। उसमें डिटेलिंग आपको नहीं समझ में आएगी, वीडियो की क्लियरिटी नहीं समझ में आएगी। तो एक तो आप पहले उसकी डिम लाइट को देखेंगे। लाइटिंग अगर डिम हुई तो समझ जाइएगा कि थोड़ा-सा सस्पिशियस होगा। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन देखिएगा। आपसे जब वो बात करेगा ना, तो एक कंप्यूटराइज़ आपकी टोन होती है। आपके जो बोलने का तरीका भी, मैं बोल रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशन जो है मेरे बोलने के हिसाब से मैच कर रहे हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन एक रिमोटली चलेंगे, जैसे किसी वो वीडियो या ऑडियो को आप चला रहे हो, ठीक। दूसरी चीज, आप फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज, आपको उनका जो भी आपके वीडियो कॉल पे बात कर रहा हो ना, उससे आप सीधे कहिए कि आप अपना एक बार हाथ फेस के सामने लाइए। वो आपका जैसे ही हाथ आपके फेस के सामने आएगा, आपका वीडियो जो होगा वो ग्लिच कर जाएगा, थोड़ा सा ग्लिच आएगा, जिसमें आपके जो साइड के जो इसमें आपकी स्किन टोन मिसमैच होती दिखेगी, जिससे आप समझ जाओगे कि ये डीप फेक है। अच्छा, और क्या है, अगर आप उनसे बात करते-करते उनसे कहिए आप अपना फेस साइड करिए। अभी फेस साइड करने पे क्या होता है, वो फिर फेस ग्लिच कर जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। डीप फेक बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं हो रहा है। नॉर्मल पब्लिक, अभी मैं आपको बता देती हूँ, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जो खुन्नस है किसी से, पर्सनल अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। एक मैं आपको केस बता देती हूँ। एक लेडी रहती है, यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है, हैदराबाद की, और वो जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस कोचिंग में पढ़ रही थी, वहाँ के टीचर से उसको क्रश हो गया, अट्रैक्शन हो गया। वो उस टीचर को जा करके प्रपोज करती है और टीचर पहले से ही शादीशुदा होने के कारण वो उसको रिजेक्ट कर देता है और उसका वो नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता प्रपोजल। उसके बाद उसको इतना बुरा लगता है, वो उस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो उसने उसकी फोटोज उठा करके, अब सब लोग, मैंने जैसा बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी लोग चला रहे हैं, तो सबका अपना एक पर्सनल प्राइवेट अकाउंट बना हुआ है और उसमें अपनी फोटोज डालते हैं, अपने फैमिली की, सबकी। तो उस लेडी ने क्या किया था, उसकी टीचर के साथ साथ उसकी डीप फेक बना करके, वीडियो बना करके और उसके एडिट करके न्यूड वीडियो डाल दी थी। उसकी फैमिली की भी फोटो बनाई थी, उसकी भी बनाई थी, और सब जगह सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया था। इस तरीके के कई केसेस आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं। तो इसमें यही सब चीजें, आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे ना, तो मेरे हिसाब से आप लोग काफी कुछ बचाव कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि सब लोग एप्लीकेशन अपना यूज करते हैं। अच्छा, कोई भी एप्लीकेशन यूज करने से पहले आप लोग को इतना पता है कि एप्लीकेशन किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसका जो एक्सेस देते हो आप लोग, तो एक्सेस किस पर्पज से देते हो, ये पता है आपको? जैसे आप लोगों ने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करी, सपोज करिए गूगल मैप डाउनलोड किया। अब क्या होता है ना, मैं अधिकतर लोगों को देखती हूँ, लोगों का फोन क्लोन होता है, मोबाइल क्लोनिंग हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? पहली बात तो आप लोग अपने व्हाट्सएप पे ऑटो डाउनलोड बंद कर दीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप पे ऑटो डाउनलोड बंद होगा, जिसकी वजह से अपने आप कोई भी फाइल आएगी तो वो अपने आप डाउनलोड नहीं होगी। जो इससे क्या होता है, फ्रॉडस्टर आप ही के साथ के, जैसे मेरा फोन हैक हो गया बाई चांस, तो मेरे ही कॉन्टैक्ट की लिस्ट में कई लोगों को एपीके फाइल भेज रहे हैं। तो भाई, मेरे जानने वाले मुझसे तो ये कहेंगे ना कि भाई मैडम का कोई है जान पहचान की, इन्होंने भेजा है तो अथोराइज्ड होगी, वो उठा करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिससे कई लोगों के चैनल बाय चैनल फोन हैक हो रहे हैं, क्लोन हो रहे हैं। तो अपनी कोई भी एप्लीकेशन को आप व्हाट्सएप से ऑटो डाउनलोड बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, आप जो भी अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसमें अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक पे भी चला रहे होंगे, फेसबुक पे भी यही प्रोसेस अपनानी है। इंस्टाग्राम पे भी आपको यही करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑन करके रखना है। जिसके बाद क्या होगा कि आपका कोई भी अगर उस पे आपको एक्सेस लेना चाहेगा ना, तो सबसे पहले आपके फोन पे ओटीपी लैंड करेगा। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान देने की बातें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने तो जो सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक कवर किए हैं, मैं अभी राकेश सर को मैं बुलाऊंगी, जो आपके सामने सोशल मीडिया से और फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ टॉपिक कवर कर देंगे, क्योंकि टाइम का थोड़ा कमी है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी रिकवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।